और जिनके लिए जो कर्म हितकर है यह सब बतलाया गया है। एभ्यो यम हितम यस्मात् कर्म एभ्यश्च तद्हितम, ये सब यहाँ बताया है। बुद्धिमान वैद्य को किसी विषय के निर्देश पर हठ या दुराग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु बुद्धिमान चिकित्सक को स्वयं भी तर्कसंगत दृष्टि से विचार करना चाहिए कि कोई कर्म या औषध इस परिस्थिति में प्रयोज्य है कि नहीं, क्योंकि देश काल और रोग या रोगी के बल का विचार कर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जबकि निषिद्ध कर्म करने से ही लाभ होता है और विहित कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता है। उत्पद्यते ही सावस्था देश काल बलम प्रति, यस्याम कार्यम अकार्यम स्यात् कर्म कार्यम च वर्जितम। उसके उदाहरण भी आगे दिए हैं। छर्दी रुद्रोग गुलमानाम वमनम स्वे चिकित्सिते अवस्था प्राप्य निर्दिष्टम पुष्टिनाम बस्ति कर्मच। तो जैसे छर्दी, हृदय रोग और गुल्म में सामान्यतः वमन का निषेध किया गया है, किंतु इनकी चिकित्सा में अवस्थानुसार वमन का प्राविधान किया गया है। वैसे ही कुष्ठ में बस्ती का प्रयोग निषिद्ध है, फिर भी कुष्ठ से ग्रस्त रोगी को निरोग बस्ती देने का विधान कुष्ठ चिकित्सा में किया है। इसलिए बुद्धिमान चिकित्सक शास्त्र में निर्दिष्ट विषय का अंधानुकरण न कर अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करके जो उचित समझे वह औषध उपचार करे। केवल बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं मानना चाहिए। बिना तर्क के चिकित्सा करने में जो सफलता मिलती है उसका गुणाक्षर न्याय से यदृच्छा सिद्धि ही मानना चाहिए। तो चिकित्सा जब हम करते हैं तब हमारे चिकित्सा के पीछे कोई विचार होना चाहिए, कोई चिंतन होना चाहिए, और ऐसे विचार या चिंतन न करके जो चिकित्सा की जाती है और उसका जो फल मिलता है उसको यदृच्छा सिद्धि बोलते हैं। उसमें वैद्य का कोई कर्तव्य नहीं रहता है। तो ऐसे बिना तर्क से चिकित्सा करने में जो सफलता मिलती है उसे गुणाक्षर न्याय से यदृच्छा सिद्धि ही मानना चाहिए। इसी अभिप्राय से यह युक्ति प्रसिद्ध है। तो ऐसा एक श्लोक भी है, यस्य कस्य तरोर्मूलम येन केनापि मिश्रितम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। कुछ लोग ऐसे हैं, कोई भी वृक्ष के मूल लाने के, वो किसी के भी साथ मिलाने के, और कोई भी रुग्ण को किसी को भी देने के, और उसके बाद कोई तो परिणाम दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, बुरा दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं करना है। जो हमें द्रव्य, औषधि द्रव्य विचार पूर्वक उसका वापर करना चाहिए, और कर्म का भी वैद्य ने तर्क करके, विचार करके, चिंतन करके कि कोई भी कर्म या द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि चिकित्सा में युक्ति पूर्वक सभी विचारणीय विषयों का विचार करके अपने विवेक के साक्ष्य पर औषध का प्रयोग करना चाहिए। अल्प या मंदमती चिकित्सकों को यथोक्त निर्देश का ही अनुसरण करना चाहिए। लेकिन जो अल्पमती है उन्हें ज्यादा उनमें विचार शक्ति नहीं रहती है, उन्होंने ग्रंथ में बताया है वैसा ही पालन करना चाहिए। तो चिकित्सा के संदर्भ में वैद्य को स्वतंत्रता दी गई है, और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण सूत्र
यहाँ आया है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। न च एकांतेन निर्दिष्टे अप्यर्थे अभिनिवेश बुधः स्वयं अपि अत्र वैद्येन तर्क्यं बुद्धिमता भवेत्। उत्पद्येत हि सावस्था देशकाल बलं प्रति यस्यां कार्यम् अकार्यं स्यात् कर्म कार्यं च वर्जितम्। छर्दिरुद्रोग गुणमानां भवनं स्वे चिकित्सते अवस्था प्राप्य निर्दिष्टं पुष्टिनां भस्ति कर्म च तस्मात् सत्यपि निर्देशो कुर्याद् वैह्य स्वयं धिया। कहा कि बुद्धि से तर्क करना चाहिए, बिना तर्केण या सिद्धिर यदृच्छा सिद्धिरेव सा। तो तर्क प्रधान चिकित्सा करनी चाहिए, अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। यह संदेश महत्वपूर्ण है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूर्ते सिद्धिस्थाने पंचकर्मीय सिद्धिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। इति श्री चक्रपाणि दत्त विरचितायां आयुर्वेद दीपिकायां चरक तात्पर्य टीकायां सिद्धिस्थाने पंचकर्मीया सिद्धिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अग्निवेश तंत्र के सिद्धि स्थान में पंचकर्मीय सिद्धि नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार श्री चक्रपाणि दत्त ने लिखे हुए आयुर्वेद दीपिका नाम के चरक तात्पर्य टीका के सिद्धि स्थान में पंचकर्मीय सिद्धि नामक दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। अभी हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। अथा तो बस्ति सूत्रीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः इति अस्माकं भगवान् आत्रेयः पूर्वाध्याये वमनादि प्रवृत्ति विषयादिकम् अभिधाय कल्पना सिद्धि युक्त बस्ति कल्पनायाः प्रपंचेन अभिधानार्थं बस्ति सूत्रीया सिद्धिः उच्यते। बस्तेः इति कर्तव्यता अभिधायक सूत्रम् अधिकृत्य कृता सिद्धि बस्ति सूत्रीया सिद्धि। तो अभी बस्ति सूत्रीया सिद्धि नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था। कृतलक्षणं शैलवरस्य रम्ये स्थितं धनेशाय तनस्य पार्श्वे महर्षि संख्यैर्कृतमग्निवेश पुनर्वसुं प्राञ्जलिरन्वपृच्छत् बस्तिर्नरेभ्यः किमपेक्ष दत्तः स्यात् सिद्धिमान् किं यमस्य नेत्रम् कीदृक् प्रमाणा कृति किं गुणं च केभ्यश्च किं योनि गुणश्च बस्तिः निरूपकल्प प्रणिधान मात्रा स्नेहस्य का वा शयने विधिकः के बस्तयः केषु हिता इतीदं श्रुतोत्तरं प्राह वचो महर्षिः। धनेशायतनस्य इति हिमालयस्य, हिमालय का पर्याय है धनेश। धनेशायतन का मतलब हिमालय होता है। बस्ति नरेभ्यः इत्यादयो दश प्रश्नः। 10 प्रश्न यहाँ अग्निवेश ने पूछे हैं। नेत्र नलिका बस्ति नेत्र किम योनि गुणश्च बस्ति इत्यत्र बस्तिः बस्तिपुटक योनिः प्रभवस्थानम् स्नेहस्य वा केति अनुवासनस्य का प्रणिधान मात्रा
अनुवासनस्य चत्र प्रपंचो अभिधातव्यः तेन अनुवासनस्य कल्पं मात्रयोः च तत्र बोधव्यः। यदा तु स्नेहस्य वा का इति पाठः तदा स्नेहस्य निरुह दिन दीयमानस्य को विधिः इत्यर्थः। सः च उत्तरग्रन्थेन संगतार्थम् एव। के बस्तयः केषु हिताः इति केभ्यः पुरुषः किम योनयः हितः बस्तयः इत्यर्थः। तो अग्निवेश ने हाथ जोड़कर प्रांजलि ही अग्निवेश ने हाथ जोड़कर अपने गुरु आचार्य पुनर्वसु से पूछा, जब वे हिमगिरी की आदित्य का में कुबेर के पार्श्ववर्ती स्थान में महर्षि वृंद के बीच अपनी दिनचर्या को समाप्त कर अवकाश में थे, कृतलक्षणं शैलवरस्य रम्ये स्थितं धनेशायतनस्य पार्श्वे महर्षि संगैः कृतम् अग्निवेशः पुनर्वसुं प्राञ्जलि अन्वपृच्छत्। तो दिनचर्या और सब पालन करते थे पुनर्वसु, आचार्य पुनर्वसु, और हिमालय में कुबेर के पास जो महर्षि वृंद के साथ वे अपने दिनचर्या समाप्त करते थे। उस समय अग्निवेश ने उनको प्रश्न पूछे हैं। तो 10 प्रश्न है। तो क्या 10 प्रश्न है हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, बस्ती किन किन बातों का विचार करके प्रयोग करने से सफल होती है। बस्ती नरेभ्यः किम अपेक्ष दत्तः स्यात् सिद्धिमान। तो बस्ती देने के पहले क्या विचार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, बस्ती का नेत्र किस उपादान द्रव्य से बनी होनी चाहिए। बस्ती का जो नेत्र है वो किस उपादान द्रव्य से बनी है। किमयम अस्य नेत्रम। तीसरा प्रश्न है, बस्ती की लंबाई चौड़ाई और उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। कीदृक् प्रमाण आकृति किम गुणम च केभ्यश्च किम योनि गुणश्च बस्ती। तो बस्ती की लंबाई चौड़ाई और उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, किन किन व्यक्तियों को किन वस्तुओं से बनी और किन गुणों वाली बस्ती देनी चाहिए। किम योनि गुणश्च बस्ती। निरोह बस्ती का निर्माण कैसा होता है। निरोह कल्प प्रणिधान मात्रा। निरोह बस्ती लगाने की मात्रा क्या है। छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न, अनुवासन बस्ती लगाने की मात्रा क्या है। स्नेहस्य मात्रा स्नेहस्य का वा शयने विधि कहा। बस्ती लगाते समय सोने की विधि क्या है। नौवां प्रश्न है, कितनी बस्तियां होती है। के बस्तयः केषु हितः। किन व्यक्तियों के लिए कौन सी बस्तियां हितकर होती है। इस 10 प्रश्नों को सुनकर महर्षि पुनर्वसु ने उपदेश दिया। तो महर्षि पुनर्वसु इस सब प्रश्नों के उत्तर अभी दे रहे हैं। सर 8वां प्रश्न सांगा ना एकदम। हाँ, 8वां प्रश्न। बस्ती लगाते समय सोने की विधि क्या है। शयने विधी। ओके या पोझिशन। हे आपल्या योगजोशींच्या पुस्तकात मात्र धनेशाचा अर्थ देवांचा खजिनदार कुबेर सांगितलंय। बरोबर आहे, पण मग धनेशायतन, धनेशायतन असा शब्द इथे। धनेश म्हणजे कुबेर आणि तो जो राहतो तो हिमालयाचाच तिथे राहतो जवळ, तो हिमालयावर। म्हणून इथे दोन्ही शब्द, शैलवरस्य धनेशायतनस्य, जो आहे शैलवर सब पर्वतों में श्रेष्ठ,
सर्व पर्वतामध्ये श्रेष्ठ धनेश येतं, याचा अर्थ हिमालय असाच अर्थ आहे. Good. अभी बस्ती देते समय क्या देखना चाहिए? जो प्रथम प्रश्न है उसका उत्तर है समीक्ष दोष औषध देश काल सात्म्याग्नि सत्वादि वयोबलानि बस्ती प्रयुक्तो नियतम गुणाय स्यात् सर्व कर्माणि च सिद्धिमन्ति. समीक्ष अत्र दोषादयो ये दश परीक्षणीयाः प्रोक्ताः तेषु एव उपकल्पनीयोक्त दोष भेषजादि एकादशकस्य तथा रोगभिषक्योक्त दश परीक्षस्य अवरोधो व्याख्येयः. अनुक्त अवरोधः च अयं योनिव्यापत्तिक एव अस्माभिः युक्तो अनुसरणीयः. समीक्ष इति ज्ञानपूर्वकम अवेक्ष. समीक्ष का अर्थ होता है ज्ञानपूर्वक परीक्षण, उसको समीक्ष बोलते हैं. सर्व कर्माणि चेति वमनादीनि च दोषादीन अपेक्ष प्रयुक्तानि गुणकराणि भवन्ति. तो दोष, औषध, देश, काल, सात्म्य, अग्नि, सत्व, ओक, वय और बल, इन 10 विषयों को ठीक ठीक परीक्षा करके दी गई बस्ती निश्चित ही लाभकर होती है और वमन, विरेचन आदि सभी कर्म भी तभी सफल होते हैं. तो बस्ती देने से पहले ये सब जो है उनका परीक्षण करके ही बस्ती देना चाहिए, ये यहाँ बताया है. तो बस्ती प्रयोग करने और करने के पहले चिकित्सक को चरक सूत्र स्थान के 15वें उपकल्पनीय अध्यायोक्त विषय का मनन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कहा है कि ऐसे अवसरों पर कुशल चिकित्सकों को भी बुद्धि व्याकुल हो जाती है. अल्प बुद्धि वालों की तो बात ही क्या कहनी है. अतः चिकित्सकों को निम्नोक्त एकादश भाव पर विचार कर लेना चाहिए. दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति और वय. चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 में ये विषय आए हैं. आगे उसी विषय का पुनः स्मरण कराया है. इस प्रकार